जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका प्रसून जोशी। तो प्रसून जोशी को हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रसून जोशी एक गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ हैं। प्रसार भारती के बारे में अगर हम बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रसारण केंद्र यानी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अंतर्गत दूरदर्शन और आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो रोहित जैन हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं और उन्होंने डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर का स्थान लिया है। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो वर्तमान में स्वामीनाथन जे, पूनम गुप्ता और एस.सी. मुर्मू और अब रोहित जैन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। रोहित जैन का जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा। देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली में। तो दोस्तों, एम्स दिल्ली में देश का यानी भारत का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम शुरू किया गया है। पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम का मतलब ये है कि जो एमआरआई मशीन है ये अब मरीज तक पहुंचेगी, यानी कि आईसीयू में भर्ती जो मरीज हैं वहां तक ये एमआरआई मशीन्स पहुंच जाएगी। ठीक है, तो देश का पहला पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम एम्स नई दिल्ली में शुरू हुआ है। भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो ये लक्षद्वीप में शुरू की गई है। तो भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा लक्षद्वीप में शुरू की गई है। इसको हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए के द्वारा मंजूरी दी गई है। और ये जो सी प्लेन सेवा शुरू की है लक्षद्वीप में, ये स्काई हॉप एविएशन कंपनी के द्वारा शुरू की गई है और इसमें जो विमान होगा वो 19 सीटर होगा। इसका उद्देश्य है बेहतर कनेक्टिविटी और लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देना। संयुक्त सैन्य अभ्यास सिनबैक्स सेकेंड किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका इंडिया और कंबोडिया। तो सिनबैक्स का मतलब ही होता है कंबोडिया इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। तो दोस्तों, सिनबैक्स अभ्यास 2026 का आयोजन 4 से 17 मई 2026 तक किया जाएगा और इसका आयोजन कंबोडिया में ही किया जाना है। इसमें भारत के 120 सैनिक शामिल हुए हैं। इस अभ्यास का पहला एडिशन 2024 में हुआ था और इसका उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को बढ़ावा देना। नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम अनिया। इन दोनों को हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह भारत सरकार का थिंक टैंक है और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी, अशोक लाहिड़ी इसके उपाध्यक्ष हैं, निधि छिब्बर इसकी सीईओ हैं, योजना राज्य मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। तो वर्तमान में है राव इंद्रजीत सिंह। इसके पूर्णकालिक सदस्य कुछ समय पहले राजीव गौबा, प्रोफेसर के.वी. राजू, प्रोफेसर गोवर्धन दास, प्रोफेसर अभय करंदीकर और डॉक्टर एम श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2026-27 के लिए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा के.सी. वेणुगोपाल। तो कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के सांसद हैं लोकसभा में के.सी. वेणुगोपाल। तो उन्हें लोक लेखा समिति का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। दोस्तों, जो लोक लेखा समिति होती है इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 मेंबर होते हैं। इसका काम होता है भारत सरकार के व्यय की जांच करना, यानी भारत सरकार का खर्च कहाँ कितना हो रहा है इसकी जांच करना इसका काम होता है। और लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव किसने जीता है? आंसर हो जाएगा सुनेत्रा पवार। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के बारामती सीट में उपचुनाव हुए थे, तो उसमें एनसीपी की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने 2,18,000 वोटों से जीत हासिल की है और यह अपने आप में एक हिस्टोरिक जीत थी, क्योंकि जो जीत का अंतर है ये किसी भी विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले यह रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद सीट से विधायक रहे सुनील कुमार शर्मा के नाम था, जिन्होंने 2022 में 2,14,835 वोटों से जीत दर्ज की थी। दोस्तों, सुनेत्रा पवार जो है ये महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं और इनके पति कौन थे? अजीत पवार जी, ठीक है, जिनका प्लेन दुर्घटना में निधन हो गया था। मायोन ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो फिलीपींस देश में स्थित मायोन ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ था। यह ज्वालामुखी फिलीपींस के लूजोन द्वीप पर स्थित है और यह एक एक्टिव ज्वालामुखी है और यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। इस ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण हाल ही में 5,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। अगला क्वेश्चन है, कास 500 सेकेंड सैटेलाइट का प्रक्षेपण कब किया गया है? तो 3 मई 2026 को इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, यह किस देश का सैटेलाइट है? तो यह दक्षिण कोरिया का सैटेलाइट है और यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। 3 मई 2026 को इसको लॉन्च किया गया था वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया अमेरिका से और इसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य भूमि और संसाधन प्रबंधन, आपदा राहत, कृषि अवलोकन और हाई रेजोल्यूशन वाली भूस्थानिक छवियां विकसित करना। मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं? जेनिक सिनर बने हैं। तो मैड्रिड ओपन टेनिस से रिलेटेड है। 21 अप्रैल से 3 मई तक इसका आयोजन किया गया था मैड्रिड स्पेन में। शुरुआत इसकी 2002 में हुई थी। तो पुरुष एकल का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने जीता है, जबकि इसके रनर अप रहे हैं अलेक्जेंडर जेवेरेव जो कि जर्मनी के हैं। वहीं अगर हम महिला वर्ग के विजेता की बात करें तो मार्टा कोत्सुक ने जीता है ये मैड्रिड ओपन, जो कि यूक्रेन की हैं, और उप विजेता मिरा एंड्रीवा रही हैं जो कि रूस की हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं? बीजेपी, यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जीत हासिल की है और दोस्तों इसने 207 सीटें जीती हैं पश्चिम बंगाल में। 294 यहाँ पर सीटें हैं, मेजॉरिटी है यहाँ पर 148 की। दूसरे नंबर पर टीएमसी रही है, यानी ममता बनर्जी का जो शासनकाल है वो अब समाप्त हो गया है और शुभेंदु अधिकारी वहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, केरला में यूडीएफ ने जीत हासिल की है। तमिलनाडु की बात करें तो टीवीके पार्टी जो विजय थालापति की पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है और असम में एनडीए ने यानी बीजेपी ने जीत हासिल की है और पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ भी एनडीए ने ही जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों की सुरक्षा करने के लिए, जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। ठीक है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें जो कि काफ़ी चर्चा में रही है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान और यूएई हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 39 से 60 किलोमीटर की है और विश्व के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% इसी मार्ग से गुजरता है। ठीक है, यहाँ पर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देख सकते हैं। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका मिशन दृष्टि। तो दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट हाल ही में लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मिशन दृष्टि और इसको गैलेक्सी आई नामक कंपनी ने लॉन्च किया है। और जो गैलेक्सी आई नामक कंपनी है ये बेंगलुरु में स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है।
3 मई 2026 को इसको कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स फाल्कन 9 से। इसका वजन है 190 किलोग्राम और ये दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट है, यानी इसमें ऑप्टिकल कैमरा भी है और सेंसर वाला कैमरा भी है, दोनों ये कैमरे हैं इसमें। और भारत का सबसे बड़ा निजी तौर पर विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल ने भारत चीन के बीच किस दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताई है? आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। तो दोस्तों, भारत के जो तीर्थयात्री हैं वो मानसरोवर यात्रा पर जा रहे हैं और ये जो यात्रा है 2 मार्ग से जाती है। पहला मार्ग है नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में नाथुला दर्रा है, यहाँ से होते हुए और ये मानसरोवर लेक तक ये यात्रा होती है और फिर यहाँ से जो माउंट कैलाश है या कैलाश पर्वत है उसके दर्शन किए जाते हैं। और इसका जो दूसरा रूट है वो है लिपुलेख दर्रे से, ठीक है। तो यहाँ से लिपुलेख दर्रे से ये यात्रा होती है और यहाँ तक आती है। तो नेपाल ने ये कहा है कि जो लिपुलेख दर्रे से यात्रा कर रहे हैं तीर्थयात्री भारत के, वो ये यात्रा न करें, क्योंकि जो लिपुलेख दर्रे वाला इलाका है वो नेपाल का है, वो भारत का नहीं है, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई और नेपाल को बताया कि ये तुम्हारा हिस्सा नहीं, ये हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो इस लिपुलेख दर्रे को ज़रूर याद रखिएगा कि ये हाल ही में चर्चा में रहा है। तो नेपाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताई है कि लिपुलेख दर्रे से ये यात्रा ना की जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोल प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो गुजरात में जो सूरत भरूच खंड है उसमें भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोल प्रणाली शुरू की गई है, जहाँ पर आपको रुकना नहीं होगा, आप सीधे निकल जाएंगे और आपका जो टोल है वो कट जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि प्रदूषण कम होगा और समय की बचत भी होगी। और ये किस नेशनल हाईवे पर है? तो ये NH48 पर है। ये बात भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। भारत की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका कौन बनी है, या किस राज्य की न्यायपालिका भारत की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका बनी है? तो वो बनी है सिक्किम। यानी सिक्किम में जो जितने भी काम होंगे न्यायालय के वो सभी डिजिटल रूप से होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रूप से होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को। तो ये 2 भारतीय पत्रकार हैं जिन्हें हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो दोस्तों, इन दोनों पत्रकारों को इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में ये सम्मान दिया गया है। और इन दोनों के अलावा इस श्रेणी में ब्लूमबर्ग की नताली ओबिको पियर्सन को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन पत्रकारों को किस लिए ये पुरस्कार दिया गया है? तो इन्होंने डिजिटल निगरानी और साइबर धोखाधड़ी पर रिपोर्टिंग की है। इनकी रिपोर्ट का नाम था ट्रैप्ड, तो इसके लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पुलित्जर पुरस्कार की, तो इसके संस्थापक हैं जोसेफ पुलित्जर। 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क के द्वारा ये प्रदान किया जाता है और ये पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के लिए दिया जाता है। 23 श्रेणियों में ये प्रदान किया जाता है। $15,000 की राशि इसमें प्रदान की जाती है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का टॉप संस्थान कौन बना है? IISc बेंगलुरु। तो हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा एशिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की एक सूची जारी की गई है। इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान भारत का टॉप संस्थान बना है। दूसरे नंबर पर सविता मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज संस्थान है। तीसरे स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर है। एशिया के टॉप संस्थान की बात करें तो वो सिंघुआ विश्वविद्यालय चाइना है। दूसरे नंबर पर पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना। तीसरे स्थान पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किस इंडियन को नॉमिनेट किया गया है? अरुणाचलम मुरुगनाथन को। तो अरुणाचलम मुरुगनाथन को नोबेल शांति पुरस्कार 2026 के लिए
नॉमिनेट किया गया है। इन्हें ये पुरस्कार दिया नहीं गया है, बल्कि इनका नाम नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, अब जितने नॉमिनेशन होंगे उनमें से किसी एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो अरुणाचलम मुरुगनाथम है, इन्हें पैडमैन भी कहा जाता है और इनका नॉमिनेशन नोबेल शांति पुरस्कार 2026 के लिए हुआ है। इनके द्वारा कम लागत वाली मशीन बनाई गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते सैनिटरी पैड मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सस्ते सैनिटरी पैड तैयार करती है। ठीक है, इनकी जीवन पर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था पैडमैन, जो कि 2018 में आई थी, जिसमें अक्षय कुमार ने एक्टिंग की थी। वियतनाम के प्रेसिडेंट तो लाम ने अपनी भारत यात्रा के दौरान किस मंदिर का दौरा किया है? तो महाबोधि मंदिर का दौरा किया है, जो कि बिहार में है। ठीक है, तो महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में है और इसका महत्व ये है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था यहाँ पर, और इसका जो पहला निर्माण है ये सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था और इसकी जो वर्तमान रचना है ये 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित हुई थी और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा 2002 में दिया गया था। भारतीय रेलवे का नया रेलवे जोन कौन बना है? तो साउथ कोस्ट रेलवे भारतीय रेलवे का नया रेलवे जोन बना है। इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में होगा। इसका गठन 1 जून 2026 को किया जाएगा। इसका उद्देश्य है आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में रेलवे संचालन को अधिक कुशल बनाना। ये भारत का 19वां रेलवे जोन होगा। इसमें विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंतकल डिवीज़न आएंगे। ग्रोथ हब्स इंडेक्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2035 तक दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर कौन बना है? वो बना है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी करने को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 37। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाए और इस प्रकार से अब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर के 38 न्यायाधीश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फैसला हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है। इससे पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ा करके 33 की गई। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे राष्ट्रगान जैसा दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। यानी अब हमारे देश में राष्ट्रगान के जैसे ही वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत को दर्जा प्रदान किया गया है। यानी अब वंदे मातरम का अपमान करना भी कानून के दायरे में आ गया है और इसमें भी सजा का प्रावधान होगा। ठीक है, तो जो नए नियम है वो ये होंगे कि अगर कोई राष्ट्रगीत का अपमान करता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्न में से किसे राष्ट्रगान जैसा दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। तो दोस्तों, वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान जैसा दर्जा हाल ही में प्रदान किया गया है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। तो इसके लिए एक संशोधन किया जाएगा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में। तो नया नियम ये होगा कि जो वंदे मातरम है, जो कि वर्तमान में राष्ट्रगीत है हमारा, तो अब उसके लिए वही नियम और प्रतिबंध लागू होंगे जो हमारे राष्ट्रगान के लिए हैं और इसका उल्लंघन करना संज्ञेय अपराध माना जाएगा। वर्तमान में कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज, संविधान या राष्ट्रगान का अपमान जो भी करता है तो उसको जेल, जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। तो वर्तमान कानून के तहत जो व्यक्ति राष्ट्रगान के गायन में जानबूझकर बाधा डालता है उसे 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोबारा अपराध करने पर कम से कम 1 साल की जेल का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, प्रशस्त 2.0 मोबाइल ऐप किसने शुरू किया है? तो NCERT ने प्रशस्त 2.0 मोबाइल ऐप को हाल ही में शुरू किया है। तो इसका उद्देश्य स्कूलों में विशेष शिक्षकों द्वारा बच्चों में छिपी हुई विकलांगता के लक्षणों की जल्द पहचान करना और उन्हें समय पर सहायता प्रदान करना। हाल ही में चर्चा में रहे हंता वायरस का वाहक कौन है? यानी हंता वायरस किसके कारण फैलता है? तो ये चूहों के कारण फैलता है। तो अटलांटिक महासागर में एक क्रूज
जहाज पर हंता वायरस के मामले सामने आए हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। हंता वायरस एक गंभीर और जानलेवा वायरस है जो चूहों के मलमूत्र और लार के संपर्क में आने से मनुष्यों में फैलता है। यह मनुष्यों में पल्मोनरी सिंड्रोम यानी सांस से जुड़ी गंभीर बीमारी पैदा करता है और इसमें जो मृत्यु दर है वो 38 से 40% तक होती है। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो सोमा मंडल को प्रदान किया गया है। तो दक्षिण एशिया क्षेत्र की विजेता बनी है सोमा मंडल। सोमा मंडल दिल्ली के जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल की विज्ञान की शिक्षिका हैं। तो इन्हें कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, उन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो सोमा मंडल अपने विद्यार्थियों को क्लाइमेट चेंज के बारे में काफ़ी प्रेरित करती हैं और बच्चों को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इसके लिए उन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें उनकी कक्षा के लिए 500 पाउंड मूल्य की पुस्तकें और एक ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बच्चों के खिलाफ अपराध में पहले स्थान पर कौन रहा है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली में बच्चों के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, ये बताया है एनसीआरबी की रिपोर्ट ने। तो 2024 में दिल्ली में बच्चों के खिलाफ जो अपराध हुए हैं वो 7,662 अपराध हुए हैं। ठीक है, तो दिल्ली में बाल अपराध की जो दर है वो 138.4 प्रति लाख बच्चे रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 3 गुना अधिक है। गावी रोबोट किस देश ने हाल ही में लॉन्च किया है? तो साउथ कोरिया ने गावी नामक रोबोट लॉन्च किया है। और दोस्तों, इसको किसने डेवलप किया है? तो दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े बौद्ध संप्रदाय जोगे ऑर्डर ने इसको डेवलप किया है। और ये 4 फीट ऊंचा मानव रूपी रोबोट है, मानव के जैसे ये काम करता है। हालांकि ये जो रोबोट बनाया गया है ये एक बौद्ध भिक्षु के रूप में रोबोट बनाया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं के बीच बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाना। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है और यह ह्यूमनॉइड रोबोट मंत्रों का उच्चारण करने और अनुष्ठानों में झुककर प्रणाम करने में भी सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 7 मई 2026 को मनाई गई है। तो ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ 7 मई 2026 को मनाई गई है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा यानी भारतीय सेना के द्वारा 6-7 मई की आधी रात को पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों के खिलाफ चलाया गया था। इसका उद्देश्य था आतंकवाद को खत्म करना और पहलगाम हमले का बदला लेना। इसमें भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना इन तीनों ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो पश्चिम बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं और वो पश्चिम बंगाल के 9वें चीफ मिनिस्टर हैं। ममता बनर्जी का शासन अब वहाँ पर खत्म हो चुका है। वो पश्चिम बंगाल के भाजपा के पहले मुख्यमंत्री हैं। अभी जो वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए हैं वहाँ पर बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं और 15 साल का जो टीएमसी का शासन था, ममता बनर्जी का शासन था, उसको समाप्त किया है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 207 बीजेपी, 80 टीएमसी, 2 कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट ने 2 और अन्य ने 2 सीटें जीती हैं। पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 ओलंपिक से पहले किस देश के एथलीटों पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं? आंसर हो जाएगा बेलारूस। तो बेलारूस पर जो प्रतिबंध लगाया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने, अब इसको हटा लिया गया है। आपको याद रखना है कि 2028 का जो ओलंपिक है ये कहाँ पर आयोजित किया जाना है? ये अमेरिका में आयोजित किया जाना है। तो उससे पहले बेलारूस के जो एथलीट हैं उन पर प्रतिबंध हटा लिया गया है, जबकि रूस के जो एथलीट हैं उन पर प्रतिबंध अभी भी लगा हुआ है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर लुसेंट का कोर्स मिल जाएगा, इसको प्राप्त कर लें। इसके अलावा दोस्तों अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, इनको जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी,
जिसमें डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। इन सभी को जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के जीके जीएस की ये सारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं और आप हमारे ऐप पर जाकर के टेस्ट पास वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट